हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आ गए सर आ गए सर आ गए सर आ गए सर आ गए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तस्मिया, आज क्लास अटेंड कर रही हो आप? मन कर दिया हाँ सर। ग्रेट। आज का टॉपिक क्या है? बच्चों का दिमाग खाना। टुडेज टॉपिक इज ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, राइट? रॉन्ग यही है। है ना? बच्चों का दिमाग खाना। हेलो। जो आरो के नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट इट इज ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, सो वी आर स्टडिंग इकोलॉजी। मैंने आपको इसमें ये जो सेक्शन है आपका, इस सेक्शन में ऑलरेडी बताया है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, जिसमें इन एनसीईआरटी और द नीट एग्जाम वी हैव दिस टॉपिक पॉपुलेशन, बट वी डोंट हैव ऑर्गेनिज्म, राइट? मैंने आपको ऑर्गेनिज्म नीट में नहीं पढ़ाया था, तो फॉर बोर्ड्स विल कवर दिस टॉपिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड्स में यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। सो वी आर स्टार्टिंग। आपको मैंने एक बताया था चीज कि टर्म इकोलॉजी, दिस टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय एडवर्ड, सॉरी, टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय रामदेव मिश्रा ना, मतलब फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज रामदेव मिश्रा। Here we'll discuss organism and the population level ecology. समायून। तो इसमें the first topic that we discuss is what it is organism and the environment. तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एनिमल और प्लांट फिजियोलॉजी, which helps us to study that how the organisms are adapted to their environment. This point is very important. बाकी uh, you can get you can get this graph for नाम दिया बाबा है पतंजलि वाले। you can get this graph for 2 marks in NEET exam. So this graph would be like this. आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी में आपको ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट समझना होता है। तो द एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोम, and we'll discuss what is biome. So biome, we have six major biomes in India. The six major biomes in India are what? They are desert, this is grassland, Arctic and alpine tundra, coniferous forest we have, and the temperate forest, and the last one we'll discuss about tropical rainforest. ये जो ग्राफ है, this graph tells us the relation between mean annual temperature on the y-axis and mean annual precipitation on the x-axis. So precipitation, टीचर से नहीं चलता है। रामदेव बाबा से चलते हैं। थोड़ा the बताओ bro। precipitation includes both. Precipitation includes rain and snow both. So that includes rain and snow. तो जब भी हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो मिनिमम प्रेसिपिटेशन यू विल सी इट इन डेजर्ट, डेजर्ट में आपको सबसे कम प्रेसिपिटेशन दिखेगा, एंड इन ग्रासलैंड, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यू विल सी द मैक्सिमम, एक्स एक्सेस पे यू विल सी मैक्सिमम। सक्सेस बैंक तो एटीएम मेरे गांव के पास है इस सड़क में। फिर उसके बाद ग्रासलैंड के जैसा precipitation, you'll see the similar precipitation as that of grassland with the Arctic and alpine tundra, था। and temperate with the coniferous forest. We'll talk about this point. You need to discuss habitat and niche.
हैबिटेट एंड नीश में आपको क्वेश्चन आएगा, यू विल गेट डिफरेंस बिटवीन दिस टॉपिक। तो डायरेक्टली ये आंसर प्रिपेयर करें, यू विल गेट डिफरेंस बिटवीन मैं करें। हैबिटेट एंड निश। भूल गए। भूल गए। तो habitat will discuss, habitat is the area where a species lives and interact with the other factors and prosper. मतलब habitat is any, it could be any area where a species will live and interact with the factors, and after interacting with the factors it will prosper and live prosperously in that area. But whenever we talk about niche, na, niche is a concept. Niche is not something physical. Niche does not has any physical existence. ये concept है. It is a concept that how organism lives or survive in the environmental conditions. तो कोई भी organism कैसे किसी environmental conditions में survive करता है, that we need to discuss in niche. हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस निशेस। एक हैबिटेट के अंदर बहुत सारे निशेस हो सकते हैं। निशेस आर व्हाट, दिस कुड बी रेंज ऑफ कंडीशंस इट कैन टॉलरेट। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या रेंज ऑफ कंडीशंस टॉलरेट करता है, दिस इज निश। वहां पे क्या रेनफॉल होता है, दैट इज द कंडीशन। वो क्या खाता है, दैट डिसाइड्स द निश। तो एक हैबिटेट के अंदर यू में, एक हैबिटेट के अंदर यू में फाइंड नंबर ऑफ निशेस। निशेस डू नॉट कंटेन सच कंपोनेंट्स। निशेस के अंदर बहुत सारे हैबिटेट्स एंड ऐसे कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। इन हैबिटेट वी डिस्कस द, इन हैबिटेट, आप बोलो, मैं बोलूंगी बीच में। इन हैबिटेट वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर एबायोटिक फैक्टर्स। और देखो। And in niche, we discuss the flow of energy from one organism to the other through ecosystem. Habitat supports numerous species at a time, and niche supports a single species at a time. Habitat is a physical place, and niche is nothing. Niche is an activity performed by an organism. Habitat is not species specific, but the niche is what species specific. Definitions याद रखने की जरूरत नहीं है. You only remember the difference between this habitat and niche. This is very important. You'll get this question in for 2 marks in exam. You'll find three types of niches you need to know. This could be for 2 marks. Special niche or habitat niche, it deals with the physical space. Special word means the space where the organism is present. And trophic, the word trophic means nutrition, right? तो कोई भी organism कौन से nutrition level पर है, whenever we say this, कितने बार बोलूं मैं? उसे मैंने खरीदवाया नहीं था। whenever we say this nutrition term, so we discuss the trophic niche. And third one is what, multidimensional or hypervolumic volume niche. So what is multidimensional? It consists of number of environmental factors where we consider both biotic and abiotic. The resulting space will be hypervolume. So whenever we will consider many factors at a time, this would be what? ओके। पता नहीं बच्चे लोग कैसे पढ़ते हो। This would be hypervolume niche, right? After this, we'll see major abiotic factors. Major abiotic factors में you'll find four factors. These are temperature. एक सेकेंड। आवाज का कम बोलो, हम बोलत भी था जब
મને रहे चाहिए એથી આપણે ગમે એથી ભાવે બાકી साल भर दिया ना वेलबा तो लाइक तो शुरू हुए ना पहले कितना रो रहे हैं सब लोग तो इजी काली जब बाहर रहे ना जाके चेक करो खेते में रखिया पेंसिल चार्ज नहीं है। हैं डॉग्स का है हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। So we'll learn the first abiotic factor. The first abiotic factor is what it is, temperature. So for the temperature, it is ecologically हवा चला कितना सुंदर ecologically the temperature is the most relevant factor. यहाँ पे ना you need to learn के what temperature ranges we can see in the on the earth. The temperature on land varies from sub-zero levels. It varies from, अरे यार, अब क्या हो गया? पेंसिल की निप ही निकल गई। एक मिनट। ये निकल गया था। So it is the temperature. It is the most illogically relevant environmental factor. Every temperature on land varies from sub-zero levels in polar areas and on high altitudes, but it can range up to 50 degrees Celsius in tropical deserts. Right? It decreases progressively from the equator to poles and from plains to mountain tops. In hot springs or thermal springs, you can see the temperature that can range between 80 to 100 degrees Celsius. And in deep sea hydrothermal vents, you will see the temperature may range beyond 400 degrees Celsius. We need to learn that the temperature affects, what are the effects of temperature. जब भी temperature as a abiotic factor question आएगा ना, you need to learn this effect of temperature. So temperature affects the enzyme kinetics of the cell and thus the entire metabolism, activity and other physiology of the organism. Only few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature. The organisms that can thrive and tolerate in a wide range of temperature, they are known as eurythermal. This will get for one liner, 1 mark question है. So this will get as one mark question. And majority of the organisms are restricted to narrow range of temperature. The organisms that are restricted to narrow range of temperature, this may be between, these are known as what, stereothermal animals. Now we are coming on to the second abiotic factor. The availability of water is an important factor affecting the organism. The availability of water is so limited that in desert animals, only some special adaptations are required to survive there. The productivity and distribution of plants are also heavily dependent on water. Organisms living in water bodies such as oceans, lakes, rivers have their own water related problem. वो organisms जो पानी के अंदर रहते हैं, they do not have any quantity related problem, they have quality related problem. भाई जो ऑलरेडी पानी में रह रहे हैं organisms, उनको कोई quality related quantity related problem नहीं होगा, right? They'll always suffer from quality related problem. For aquatic organism, the chemical composition and pH of water are important. Aquatic organisms के लिए chemical composition and pH of water is important. The water का property is what, the dissolved salt concentration measured as salinity in parts per thousand is less than 5 ppm in fresh water, 5 ppt in fresh water. It could be 30 to 35 in the seas and ocean, and it may go beyond 100 ppt in some hypersaline lagoons. Some organisms are tolerate, जैसे कि आपने टेम्परेचर में पढ़ा, ये 1 मार्क क्वेश्चन हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So some organisms are tolerant for a wide range of salinity. The organisms that can tolerate wide range of salinity
They are known as urihalline. Haline means what? Haline means salt. Haline means salt. So the organisms that can tolerate wide range of salinity, they are known as what? Urihaline. And the organisms that can tolerate narrow range of salinity, these are known as stenohaline. So this urihaline and stenohaline example, this is very important. Stenohaline. Many freshwater animals cannot live for long in seawater and vice versa because of the osmotic problems. We'll talk about light now. Light is an important factor. You know, light and temperature. Light, plants use light for photosynthesis. प्लांट्स अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, which is so plants use light for photosynthesis, which is the only source of energy for the entire ecosystem. The source of energy for the entire ecosystem is what? Light. Sunlight. Photosynthesis occurs only in presence of sunlight. Many species of small plants, that is herbs, shrubs growing on forest floors that are constantly overshadowed by large canopy trees. मैंने ऐसा point आपको याद रखना है. They are adapted to perform photosynthesis optimally under low light conditions. For animals too, diurnal and seasonal variations in light intensity. Light intensity affects diurnal and seasonal variations means foraging pattern. Foraging pattern. Foraging pattern means when they feed, वो खाना कब खाते हैं. The some organisms feeds during daytime and some organisms feeds during night time. The organisms that feeds during daytime, they are known as diurnal, and the organisms that do not, that feeds or eats during day, they are known as diurnal or nocturnal. कहाँ है? ले जाऊं. वो गई पीछे से. हाँ. And are they are close for timing their foraging. Foraging मतलब खाना होता है, कि कब वो खाना खाते हैं. Foraging pattern. Reproductive and migratory activities. So, what are the effects of light on organisms? The effects of light on organisms are what? They are foraging pattern, reproductive and migratory activities. The availability of light on land is closely related with that of temperature. मैंने आपको बताया था the temperature and light are related to each other. Since the sun is source for both. Now we'll talk about soil. The nature and properties of soil are dependent on the climate, the weathering process. भाई soil कैसा बनेगा किसी भी जगह पे, in any area the type of soil will be decided on some factors like climate or weathering process. ये important है. The characteristics of soil you should remember. The characteristics of soil are what? Soil composition, grain size, determine the percolation and water holding capacity of the soil. These characteristics, along with the temperature, mineral composition, and topography, determine the vegetation of an area. Vegetation in turn indicates the type of animals present over there. बस यहीं पर. Now we'll talk about adaptation. तो मतलब responses to the change in abiotic factors. This topic you will be learning responses to the change in abiotic factors. Responses to change in abiotic factors. So, what are the responses that we need to learn? Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological and behavioral changes. कुछ organisms they are able to maintain homeostasis by physiological and behavioral changes, which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. All birds and mammals, that is higher animals, they are able to regulate. मतलब जो organisms अपना homeostasis maintain कर पाएंगे फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस से, उनको हम रेगुलेट कहते हैं.
The regulation could be of two type. It could be thermoregulation and osmoregulation. Now we'll talk about conform. Most of the animals and plants cannot maintain a constant internal environment. The organisms that cannot maintain their constant internal environment, they are known as conform. Their body temperature changes with the ambient temperature. तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बियंस और सराउंडिंग. एम्बियंस मतलब सराउंडिंग होता है. The aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids changes with that of the ambient water osmotic concentration. These animals and plants are simply conformers. इनको conformers कहते हैं. You will see migrate some organisms now due to stressful condition. The organisms. आवाज नहीं आ रही आपको? मतलब मैं वैसे खाती हूँ। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट.
Migrate will learn the organisms that move temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when the stressful period is over. Because those organisms as migrate, they have migrated, right? Migration मतलब क्या होता है भाई? जहाँ पे भी stressful condition है, the organisms will move from that stressful condition to more hospitable area. Hospitable area मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे उनकी खातिरदारी अच्छी हो, वो वहां पे चले जाएंगे, मतलब जहाँ पे कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल हो. Many animals, particularly birds, during winters undertake long distance migrations to more hospitable area. इसका एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन. You learn the example of this migrate as what? साइबेरियन. एक मिनट, सॉरी. ये ना मैं बार बार पेंसिल चेंज करना भूल जाता हूँ. एक तो मेरा पेंसिल खराब हो गया है. दिस इज साइबेरियन crane, right? Siberian crane is a bird that migrates from Siberia to भरतपुर, राजस्थान में. भरतपुर नाम का जगह है राजस्थान में, वहां पे ये माइग्रेट करते हैं. We'll talk about suspend. Now, suspend is what? Suspend is a condition. जैसे कि मैं आपको ना ये सारे मतलब मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ. अगर एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि कंडीशन है, मान लो मैं बोल रहा हूँ अपने घर पे क्या हुआ, एक एग्जांपल लो. मान लो अपने घर पे पापा जो है, हमने कोई मिस्टेक कर दिया, हमने कोई गलती करी. अब ये हमें पता है कि ये गलती की वजह से हमें मार पड़ने वाली है घर पे, बहुत ज्यादा पिटाई पड़ेगी, पापा गुस्सा हो गया. अब गलतियां दो प्रकार की होती हैं यार, या तो कोई किसी ने बहुत ही भयानक गलती कर दी हो, या तो कोई छोटी मोटी गलती हो. अब छोटी मोटी गलती पे पापा कितने देर गुस्सा रहेंगे? 1 या 2 दिन. तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म चेंज. वैसे ही जब अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट होंगे, और वो अनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस जब शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े देर के लिए पापा गुस्सा हुए हैं, सुबह मान जाएंगे या फिर कल दोपहर तक मान जाएंगे, तो उस केस में क्या आप घर छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं. उस केस में आप क्या करेंगे? घर में ही कहीं छुप जाएंगे. आप सोचेंगे कि पापा की नजरों में नहीं आते हैं, पापा की नजरों में आएंगे तो पिट जाएंगे, इसीलिए आप किसी कोने में जाकर बैठ जाएंगे. तो वैसे ही ये ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, जैसे ही कंडीशंस अनफेवरेबल हुए और वो शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कंडीशन में या तो क्या करेंगे? सस्पेंड कर लेंगे. सस्पेंड कर लेना मतलब छुप जाएंगे, कहीं तो जाकर बैठ जाएंगे, दिखेंगे नहीं मम्मी पापा को. अगर दिख गए तो पिट जाएंगे, इसलिए वो उतने देर के लिए खुद को जो है वो सस्पेंड कर लेंगे. और अगर जो ये क्या बोलते हैं, चेंजेस चेंजेस लॉन्ग टर्म हुए, अनफेवरेबल कंडीशन लॉन्ग टर्म हुए. लॉन्ग टर्म कंडीशन का मतलब भाई मम्मी पापा इतना गुस्सा हुए हैं कि वो कभी नहीं मानेंगे, मतलब आपको कभी कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो आपको पीट देंगे हमेशा के लिए, या फिर आपको घर से बाहर निकाल देंगे. तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? माइग्रेट करना पड़ेगा. तो सस्पेंड के एग्जांपल्स आर व्हाट? सस्पेंड के एग्जांपल्स आर डोरमेंसी. आप जो सीड्स देखते हो, द सीड्स विच एवर यू सी, येलो सीड्स ऑफ पी, राइट, ये सब डोरमेंसी के एग्जांपल हैं. So reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy. In animals, the organisms if able to migrate, unable to migrate, अगर organisms में, सॉरी, एनिमल्स अगर माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मेंढक. तो मेंढक आपको सिर्फ मॉनसून में दिखेगा. यू विल नॉट सी मेंढक इन पीक विंटर्स और पीक समर्स. तो पीक विंटर्स में आपको मेंढक नहीं दिखेंगे, या फिर पीक समर्स में भी मेंढक नहीं दिखेंगे. आपको मेंढक सिर्फ और सिर्फ बारिश में दिखाई देंगे. क्यों? क्योंकि मेंढक जो होते हैं ना, दिस मेंढक दे आर पोइकिलोथर्म्स. फ्रॉग्स जो होते हैं वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं. पोइकिलोथर्म्स का मतलब होता है इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल जाता है, जिसके वजह से ये मर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे गोज इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर्स और दे गोज इनटू एस्टिवेशन ड्यूरिंग समर्स. बट द एग्जांपल्स ऑफ द हाइबरनेशन मींस विंटर स्लीप. Hibernation means winter sleep. The example of the winter sleep, the organisms that do winter sleep is what? Polar bear. And the organisms that goes into summer sleep, they are known as what? They are small snails, some snails and fishes. This is the example. And last is what? Adaptation. This is the adaptation topic. So
Adaptation भी important है. Adaptation is what the organism's response through physiological adjustments. Physiological adjustments. While others do so behaviorally, like migration. These are their adaptations. Therefore, we can say that adaptation is an attribute. You need to learn the definition. The definition is what? Adaptation is an attribute that an organism changes its morphology, physiology, behavior, and anatomy that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. You need to learn the adaptations. The adaptations for the desert plants are what? These desert plants, they have thick cuticle on their leaf surface and they have stomata in deep pits. Stomata in deep pits का मतलब होता है sunken stomata. You'll find sunken. एक second. Stomata in deep pits means what? You'll find sunken stomata. Sunken matlab deeply situated stomata. You'll see. To minimize water loss through transpiration. They also have a special photosynthetic pathway. इनके पास एक special photosynthetic pathway होता है. That is crassulacein acid metabolism. That enables their stomata to remain closed during daytime. But during nighttime, they opens their stomata for the gaseous exchange. Some desert plants like Opuntia have the leaves reduced, modified to spines. So Opuntia have leaves reduced to spines and photosynthetic function is taken over by flattened stem. Mammals from colder climates generally have shorter snout. उनका मुंह छोटा होता है, कान छोटे होते हैं, पूंछें छोटी होती हैं उनके हाथ पैर छोटे होते हैं. Why they have smaller snout, ears, tails and limbs? To minimize the body loss of body heat. आप याद रखो, the loss of body heat is a function of surface area. If there is more surface area, the heat loss would be more. इसीलिए आपको एक चीज दिखेगा कि Allen's rule, you'll find Allen's rule. What is Allen's rule? Allen's rule states that the organisms living in the colder climate, right, they have their shorter ears or limbs. This is known as Allen's rule. In the polar areas, the aquatic mammals like seals have a thick layer of fat called blubber below their skin, acting as an insulator to reduce loss of body heat. ये हो गया. पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपको क्या चीजें याद रखनी है? आपको सिर्फ इनके डेफिनेशंस याद रखने हैं. You need to learn definition of natality. Natality is the birth rate of a population. So you'll find two types of birth rate. This is crude birth rate and specific birth rate. Crude birth rate is used when calculating population size. When calculating population size is more than a number of births per thousand population per year. And specific birth rate is used to derive relative to a specific criterion such as age. Example, if in a pond there were 200 carp fishes last year, and through reproduction 800 new fishes are added, taking the current population to 1000, we can calculate the birth rate as what? 800 by 200, that is 4 offsprings per carp per year. You'll find two types of natality. This is absolute natality and realized natality. Realized natality is what? The relative. Absolute natality is what? The number of births under ideal conditions with no competition. किसी का भी birth rate ideal condition में, जब competition नहीं हो, resources abundant हो, मतलब खाना पीने बहुत सारा हो, तो उन organisms को कोई problem नहीं होगा, right? And realized natality is what? When the environmental pressure comes into play. Mortality you need to learn. Mortality is the death rate of a population. Mortality rate or the death rate is a measure of the number of the great deaths in general or due to specific cause in a particular population. तो ये बस याद रखो. You'll find absolute mortality and realized mortality. Absolute mortality is what? The number of deaths under ideal condition with no competition, abundance of resources such as food and water. And realized mortality is what? The number of deaths when environmental pressure comes into force. Now we'll talk about sex ratio. Sex ratio is what? The number of females present per 1000 males. It is ratio of number of individuals of one sex to that of another, right? This is known as sex ratio. The males and the females in a ratio is 1:1 is generally the most common evolutionary stable strategy. Why it is known as evolutionary stable strategy?
because if the number of males and the females in a community or an ecosystem would be equal, they'll produce a proper amount of organisms needed. Now we'll talk about age distribution and age pyramid. What is age distribution? They're saying if age distribution percent individuals of age group is plotted for the population, the resulting structures is called age pyramid, where you will divide the population into three major categories. These three major categories are what? These are pre-reproductive, reproductive, and post-reproductive. Pre-reproductive individuals the age ranges between 0 to 14. Reproductive age ranges between 15 to 44. And post-reproductive, it is 45 to 85. Right? This is the graph you need to learn. This is a rapid growth. This is expanding population. Where this line indicates, this purple line indicates what? Purple lines indicates that this is the pre-reproductive individual. Yellow steps indicates that this is reproductive, and red line indicates this is post-reproductive. So if the reproductive individual is more than that of pre-reproductive individual is more than that of reproductive, and reproductive is more than that of what? Post-reproductive, the resulting structure would be what? Expanding, and this is known as expanding age population. Next is what we'll talk about slow growth, where it is equal. Can you see this? Pre-reproductive is almost equal to that of what? Reproductive individuals. So this is what? Stabilizing growth. And negative growth is what? It is spindle shaped graph. In spindle shaped graph, you'll see the pre-reproductive individuals are less than that of what? Reproductive. And reproductive is more than that of what? Post-reproductive. So this is what? Declining population. We'll talk about population growth. Population growth, you'll see the density of a population size you need to learn. The density of population in a habitat during given period fluctuates due to changes in four basic processes, that is the natality and immigration. What is natality? The number of births. जितने लोग पैदा होंगे, they will increase the population, and immigrations the number of people of the same species from other areas coming into the same area. This is immigration contribute to an increase in population density, that deaths, and this contributes to increase in population density. And death and immigration, death is what? The number of people have died in that area, and immigration means what? The number of individuals of the same species going out of the any habitat. This is immigration. So these two factors leads to decrease in population density, right? Immigration is the number of individuals of the same species that have come into habitat from elsewhere during the time period under consideration. And immigration, you need to learn these definitions. This is very important. Immigration is the number of individuals of the same of the population who left the habitat during the same time period. The formula for the population growth you'll see is what is NT plus 1. What is NT plus 1? The population density of a population after 1 year from time t. If NT is the population density at time t, NT is population density at time t. So after 1 year after from time t, it would be NT plus 1, and the formula would be NT plus B plus I minus D plus E. Now we'll talk about growth models. So we have two growth models. We have exponential growth and we have logistic growth. Comparatively, you need to learn. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा. तो exponential growth, you'll get this question for 2 mark. A logistic growth, you'll get this question for 2 mark. Exponential growth में resources like what? Exponential में the resources like food, space and essential for any growth of population. Ideally, when resources in the habitat are unlimited. जब resources किसी भी condition में unlimited होंगे, खाना, पीना, रहना. When it is unlimited, the organisms will not find any pressure. और जब उनको कोई प्रेशर फील नहीं होगा तो दे विल रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, उनका पॉपुलेशन एकदम एक्सप्लोड हो जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा. Each species has the ability to fully realize its innate potential to grow in numbers. Then the population grows in exponential or geometric proportion. And the graph for this is what? Population size versus time. The shape is J-shaped structure, you will see. J-shaped. Next is what? Every species is capable of growing exponentially under unlimited resources.
अनलिमिटेड रिसोर्सेज में एक्सपोनेंशियली एवरी स्पीशीज विल ग्रो। एक सेकेंड ना। जाने मन बचपन का प्यार तेरा भूल नहीं जाना रे जैसा मेरा प्यार है जान किया है। Enormous population densities in a short time. Darwin showed Darwin showed how even a slow-growing animals like elephant could reach enormous number provided food and space remain unlimited. But resources like food and space are not unlimited. By कभी भी किसी को भी खाना और रहना अगर अनलिमिटेड मिल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो फिर तो ऑर्गेनिजम्स विल नॉट फाइंड एनी विल नॉट मेक एनी एफर्ट टू अर्न, और किसी भी चीज के लिए वो नहीं स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। तो दे मे बी इन द बिगनिंग, but as the population density increases, so does the competition for the other resources, resulting in slowdown in the rate at which the original population was growing. This is what logistic or sigmoid growth. Logistic growth curve occurs the competition between the organisms of for limited resources will weed out the weaker ones. Weed out weaker ones मतलब जो कमजोर लोग रहेंगे उन्हें नेचर क्या करेगा? नेचर will eliminate the weakest organisms. Only the fittest, only the fittest individuals will survive and reproduce. In nature, a given habitat has enough resources to support maximum possible numbers. Beyond maximum possible numbers. So the maximum, the resources, the supports that maximum population number. Let us call this limit as nature's carrying capacity. So what is nature's carrying capacity? K. Nature's carrying capacity K is what? Is that population at which is supported by any habitats through its resources. So graph you'll see is what? Sigmoid graph. In sigmoid graph you'll see three phases. This phases are what? This phases is log phase. The log phase is phase of slow growth where the organisms will reproduce slowly क्योंकि नंबर ही कम है ना। एक दो लोग हैं तो एक दो लोग कितना ही रिप्रोड्यूस करेंगे। थोड़े देर बाद you'll see exponential growth, जब ज्यादा हो जाएंगे 100 लोग हैं तो 100 लोग 100 people will produce more new 100 people. So this is exponential growth, and after a particular time when the resources will be finished or carrying capacity is achieved, the organism will not reproduce at all. So this is what? Stationary phase. So this shape is known as what? Sigmoid phase, sigmoid growth. This type of growth is known as what? This type of growth is known as logistic growth pattern. This is given by scientist. This logistic growth pattern was given by scientist Walhurst Pearl. Scientist, एक second. Scientist Walhurst Pearl has given this logistic growth pattern. Under a particular set of selection pressures, organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy. किसी भी सिलेक्शन प्रेशर में ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्ट स्टेबल एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाते हैं ताकि वो अपने नंबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। क्योंकि बायोलॉजी कहता है कि मोर द नंबर ऑफ पीपल विल बी देयर, मोर फिट द ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन वुड बी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा उस पॉपुलेशन का स्टेबिलिटी होगा। सम सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। भाई जो ऑर्गेनिजम्स की साइज छोटी है वो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। लार्ज नंबर स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, एग्जांपल ऑयस्टर और पेलाजिक फिश। जबकि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स हमारा साइज बड़ा है इसीलिए हमारे लोग जो है वो रिप्रोड्यूस एक या दो कर सकते हैं। मतलब ह्यूमंस कैन रिप्रोड्यूस एट अ टाइम वन और टू किड्स एट अ टाइम, राइट? एक या दो बच्चे एक साथ कर सकते हैं। एक दो बच्चे हुए तो वो ट्विंस होंगे, बट मोस्टली हमें दिखता है कि एक एक couple will produce only one baby at a time. Now we'll talk about population interactions. एनसीईआरटी कहती है कि there is no natural habitat. दुनिया में ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं है जहां पे सिर्फ एक ही स्पीशीज रहता हो, राइट? कह रहे हैं कि अगर घर में कोई अकेला है तो he'll find lonely, राइट? उसको प्रॉब्लम होगा। और जब कुछ लोग रहेंगे तो वो उनके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। इंटरेक्शन में क्या हो सकता है? मान लो अगर दो लोग हैं, दो लोगों को एक घर में रख दिया गया तो उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन हो सकता है? या तो वो ऐसा रह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का फायदा करें। एक दूसरे का फायदा करना मतलब क्या?
फूड, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या फिर मेटिंग, कुछ भी है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। तो उसमें दोनों का फायदा हुआ। कुछ कुछ ऐसे इंटरेक्शंस हैं जिसमें एक का नुकसान हो जाएगा, एक का फायदा हो जाएगा। मान लो दोनों ने लड़ाई कर दी, तो एक ने पूरा दूसरे को कंप्लीटली मार दिया जान से, तो इसको क्या बोलेंगे, एक का फायदा एक का नुकसान। ऐसे तो कुछ इंटरेक्शंस होते हैं। देयर इज नो नेचुरल हैबिटेट विच हैज ओनली वन स्पीशीज और एनिमल्स और प्लांट्स। फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज अनदर स्पीशीज एज फूड। Even a plant species which has photosynthetic abilities cannot survive alone. It needs soil microbes to break down organic matter in soil and release the inorganic nutrients. So interactions could be of two types. It could be intraspecific or it could be interspecific. Intraspecific means what? Interactions within the community existing between organisms of same species. This is intraspecific. And interaction between organisms of different species. This is interspecific. We'll talk about interspecific interaction. Interspecific interaction में we'll see neutralism. Neutralism मतलब किसी का कोई फायदा नहीं होगा. Both will get zero. दोनों इंटरैक्ट तो करेंगे लेकिन किसी का फायदा नहीं हुआ. नेक्स्ट इज व्हाट, नेगेटिव इंटरैक्शंस. नेगेटिव इंटरैक्शंस में क्या होगा, कंपटीशन. कंपटीशन में दोनों का नुकसान हो जाता है, राइट. अमेंसलिज्म में एक का नुकसान होता है, एक न्यूट्रल होता है. फिर सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा होता है. कमेंसलिज्म में एक का फायदा होता है, एक का नुकसान होता है. प्रोटो कोऑपरेशन में एक का दोनों का फायदा होता है. दोनों का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव देखेंगे, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन. तो पैरासिटिज्म में वन गेट्स बेनिफिटेड एंड द अदर गेट्स हार्म. In predation, one gets benefited and other is what, harmed. These are the four types of interactions that we need to learn. पहला हम म्यूचुअलिज्म पढ़ें. यहां से ही क्वेश्चन आएंगे आपको बोर्ड में. तो इन बोर्ड एग्जाम विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर डायरेक्टली. फर्स्ट इज व्हाट, म्यूचुअलिज्म. 3 mark question. Mutualism is what? It is the interaction. Mutualism is the interaction which is obligatory. Obligatory interaction. जैसे कि आपको पता है कि ऐसा जो म्यूचुअलिज्म होता है ना, उसमें दो होता है. एक होता है सिम्बायोटिक और दूसरा होता है, एक होता है सिम्बायोटिक और दूसरा है प्रोटो कोऑपरेशन. सिम्बायोटिक में दोनों का फायदा होता है बट कंपलसरी, सिम्बायोटिक में कंपलसरी इंटरेक्शन होता है, बट प्रोटो कोऑपरेशन में कंपलसरी इंटरेक्शन नहीं होता. द इंटरेक्शन इज ऑब्लिगेटरी एंड इंटरडिपेंडेंट. एक सेकेंड ना. So mutualism is the obligatory and interdependent. It benefits both the species. Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthetic algae और साइनोबैक्टीरिया. तो फंगस और साइनोबैक्टीरिया या फिर फोटोसिंथेटिक एल्गे के साथ जो रिलेशन है, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशन. द मोस्ट स्पेक्टेकुलर and evolutionary fascinating examples of mutualism are found in plant animal relationship. Plant needs the animals for pollination, very good, and pollinate their flowers and dispersing their seeds. Animals obviously have to reward it in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutrients, food, fruit for seed dispersal. So आपको mutualism में you need to remember 2 examples. The first is what, lichen, and the second is what, plant and pollinators. Where the plant will provide what? Plant will provide attractants and rewards in the form of nectar, juicy flowers, pollen grain, etc. And in turn, this animals will help them in pollination. But the mutually beneficial system holds also be safeguarded against cheaters. Cheaters भी होते हैं कुछ. For example, animals that try to steal nectar without adding in pollination. कुछ कुछ भौरे ऐसे होते हैं. भौरे मतलब क्या, इंसेक्ट्स. जो इंसेक्ट्स किसी फ्लावर पे तो जाते हैं और उस फ्लावर से उसका नेक्टर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नेक्टर सेप कर लेते हैं, लेकिन बदले में उनका पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ चीटर्स. तो दोज आर कॉल्ड एज चीटर्स, क्योंकि नेचर ने बोला है कि व्हेनेवर यू विल विजिट अ फ्लावर, जब भी आप एक फ्लावर को विजिट करेंगे तो यू विल गिव देम पॉलन ग्रेन इन रिटर्न. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं या फिर इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पॉलन ग्रेन
मतलब पॉलन ग्रेन या नेक्टर लेने चले गए, लेकिन पॉलिनेशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं। Plant animal interaction often involve co-evolution of the mutualists. That is, the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. We'll talk about competition. Competition is a type of interaction where both the species are at a loss. भाई अगर कोई कॉम्पीट कर रहा है, मान लो दो लोग हैं जो एक दूसरे से कंपटीशन लगा के बैठे हैं, तो वहां पे उस केस में बोथ विल गेट हार्म, दोनों को नुकसान होगा कंपटीशन में। एक बात याद रखना आप हमेशा, कंपटीशन इज द इंटरेक्शन वेयर टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete, जहाँ पे दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete करते हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि कोई 25 साल का बच्चा कोई 25 साल के लड़के के साथ या फिर 25 साल के इंसान के साथ, कोई 2 साल के बच्चों को आपने बोला बॉक्सिंग करो, तो वो बॉक्सिंग तो करेंगे, बट उसे आप कंपटीशन नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे वो दोनों क्लोजली रिलेटेड नहीं है। वो बच्चा ऑब्वियसली हारने वाला है। तो कंपटीशन होने के लिए क्या है, जैसे कि मैं आपको बोलूं, आप नीट एग्जाम दे रहे हो और आपके साथ सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को बिठाया और मैं कह रहा हूँ कि ये कंपटीशन क्रिएट किया मैंने, तो आई हैव नॉट क्रिएटेड कंपटीशन, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल। तो कंपटीशन का एग्जाम्पल क्या होगा, आपके साथ आपका ही फ्रेंड बैठ रहा है नीट का एग्जाम देने के लिए, दैट वुड बी कॉल्ड कंपटीशन। और वहां पे क्या होगा कंपटीशन में ना, आप दोनों बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे, दोनों को हराने की कोशिश करोगे, जिसमें आप दोनों जन को कुछ ना कुछ लॉसेस सफर करने पड़ेंगे। टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज में compete फॉर द सेम रिसोर्स, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी भी टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी compete कर सकते हैं। जैसे कि शैलो क्रिक्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई, मुंबई के खाड़ियों में, क्रिक्स मतलब खाड़ियां होती हैं, तो वहां पे आपको कुछ बर्ड्स दिखते हैं, वो फ्लमिंगो बर्ड्स होते हैं। वो फ्लमिंगो बर्ड जो है ना, वो कॉमन फूड खाते हैं जू प्लैंक्टन, और वो फिश के साथ compete करते हैं। भाई पानी में जू प्लैंक्टन है, उस जू प्लैंक्टन पे किसका हक है, फिशेस का। वो फिशेस की जगह जगह पे कभी कभी ना फ्लेमिंगो बर्ड्स, अब आप बताओ, एक चिड़िया और एक मछली, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्या, नहीं। चिड़िया कहाँ रहती है, हवा में, और मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, बट स्टिल दे आर कम्पीटिंग फॉर जू प्लैंक्टन। तो आपकी एनसीईआरटी या फिर टेक्स्ट बुक यही कह रही है कि फ्लेमिंगो बर्ड्स व्हेन दे फीड्स ऑन व्हाट जू प्लैंक्टन दे competes with small fishes, resident fishes, एंड दे आर टोटली अनरिलेटेड, फिर भी आपको कंपटीशन देखने मिल रहा है। सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी ऑलवेज लिमिटिंग। रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि हमेशा लिमिटेड हो, कभी कभी अनलिमिटेड कंडीशंस में भी रिसोर्सेज दिखते हैं फॉर कंपटीशन टू अकर। इन कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस्ड। कंपटीशन में एक स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो खा नहीं पाता, ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ इनिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे हैं लेपर्ड्स डू नॉट हंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ लायन प्राइड। कह रहे हैं कि लायन जो है, लायन कहीं अगर शिकार कर रहा है तो उसके आसपास आपको लेपर्ड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेपर्ड्स अगर वहां गए तो दोनों इक्वली है ना। तो वहां पे रिसोर्सेज भले ही अनलिमिटेड है, मतलब मैं कह रहा हूँ एक जंगल है, एक जंगल में बहुत सारे हिरन है, अब लेपर्ड भी हिरन का शिकार कर सकता है और लायन भी कर सकता है, तो दोनों के लिए अवेलेबल फूड है, दोनों के लिए प्रॉपर अमाउंट में फूड अवेलेबल है। फिर भी वहां पर जो लेपर्ड है ना, वो लायन के प्राइड के लिए, भाई लायन यू नो इट इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, राइट। ये टेक्निकली ऐसे समझ, मैं आपको समझा सकता हूँ, कह रहे हैं कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। कंपटीशन होने के लिए क्या होना चाहिए, कंपटीशन होने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर पे मान लो, जैसे कि मान लो किसी का घर है, उस घर पे 10 रोटियां बनी, 3 लोग रहते हैं, एक जन 3 रोटी खाता है। तो एक जन अगर 3 रोटी खाते हैं और 10 रोटियां बनी हुई हैं, तो क्या सबके खाने के लिए फूड अवेलेबल है? हाँ। तो वहां पर उन तीनों बच्चों में झगड़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है कि कंपटीशन करवाने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड रखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, मैं मेरे घर पे मान लो 2 ही रोटी बनाऊं, 2 रोटी बनाया मैंने, और ये 2 रोटी को मुझे अगर 6 लोगों को खिलाना है, तो मुझे मैं, अब खाएंगे एक जन 2 रोटी अगर, तो मेरे पास उतना रोटी अवेलेबल नहीं है कि मैं सबको फीड कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपटीशन क्रिएट कर दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई तुम लोग क्या करो, कोई तो ऐसे गेम खेलो जिसमें अगर तुम जीत गए तो जो जीतेगा उसको मैं ये 2 रोटियां दे दूंगा और वो खा लेगा। दिस इज कंपटीशन। बट कभी कभी क्या होता है ना कि अनलिमिटेड कंडीशन में भी फूड नहीं खाते हैं लोग, कंपटीशन फील करते हैं। ये एग्जांपल आपने देखा होगा, मान लो मैं आपको बताता हूँ, आपने ये चीज नोटिस किया होगा, कि आप जब छोटे थे, बच्चे थे तो मान लो आपकी मम्मी ने घर पे कुछ अच्छा बनाया आपके लिए, बहुत ज्यादा टेस्टी क्रेजी चीज बनाया,
तो वो टेस्टी चीज और क्रेजी चीज आप खा रहे हैं, राइट? मतलब आपकी मम्मी ने वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाया है, जितना आप खा सकते हैं उससे 2 गुना या 3 गुना बनाया है। और आपके घर पे उसी दिन कोई मेहमान आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, उस उनके रिलेटिव्स का भी एक बच्चा आया हुआ है जो आपके ही एज का है। अब आपकी मम्मी क्या करती है, उस रिलेटिव के बच्चे को ज्यादा प्यार से बुलाती है और ज्यादा प्यार से वो खाना दे देती है। खाना आपके लिए भी अवेलेबल है, फिर भी आप वहां पे कंपटीशन फील करते हो। आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, मेरी माँ है तो मुझे ही खाना देनी चाहिए, वो किसी और को खाना नहीं देनी चाहिए। तो वहां पे अनलिमिटेड फूड होने के बाद स्टिल यू फेल्ट कंपटीशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपटीशन व्हेनेवर द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपटीशन? भाई कंपटीशन का क्या इफेक्ट होता है? मतलब अगर कोई ऑर्गेनिजम्स कॉम्पीट करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? एक सेकेंड ना। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, तो इफेक्ट ऑफ कंपटीशन किसने एक्सप्लेन किया है? दिस इफेक्ट ऑफ कंपटीशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय एन अंकल। उन अंकल का नाम है गॉस अंकल। गॉस अंकल ने एक प्रिंसिपल दिया, एक रूल दिया, एक थियरी दिया। गॉस अंकल ने जो थियरी दिया उस थियरी का नाम है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डज दिस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बोर्ड में आपको आएगा फिक्स। तो Gauss competitive exclusion principle, it states that two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be eliminated eventually। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुने आप। मान लो किसी चीज के लिए दो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वो दो लोग कॉम्पीट करते हैं, साथ में रह सकते हैं बहुत दिनों तक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप क्लास में बैठे हैं, आपकी बैचेस अगर आपकी बैच मान लो 25 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ वाली बैच है, वहां पे 25 के 25 बच्चे नीट का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको ये बात पता होगा कि वो 2 साल कंटिन्यू एक ही क्लासरूम में बैठते हैं। वो भले ही एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, वो एमबीबीएस की सीट लेना चाहते हैं, फिर भी वो लोग एक ही क्लासरूम में जाते हैं, एक ही टीचर से पढ़ाई करते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है कि दो लोग जो कंपटीशन करते हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। आपके एनसीईआरटी ने ऐसा लाइन लिखा है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ऐसे दो स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड हैं, एक चीज के लिए compete कर रहे हैं, राइट? वो साथ में हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं, थोड़े दिनों तक रह सकते हैं। कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब अनिश्चित काल तक वो नहीं रह सकते। दे विल बी देयर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज है, भाई आपके नीट में एमबीबीएस की सीट भले ही आपकी 25 की बैच है, लेकिन मिलेगा कितना एडमिशन? कितने लोगों को? 1 या 2 को मिलेगा एडमिशन मुश्किल से। बाकी सारे जितने भी होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, वो रास्ते से निकल जाएंगे, और वो कहीं दूर दूर तक भी आपको नहीं दिखेंगे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट? कह रहे हैं वन सच मैकेनिज्म इज व्हाट, रिसोर्स पार्टीशन। एक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट कंपटीशन, कंपटीशन दूर करने का एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप हो और आपका भाई है, आपके घर में आप 2 लोग हो। एक फैमिली में 2 लोग हैं, आप और आपका भाई। अब आपकी फैमिली एक खिलौना अफोर्ड कर सकती है। आपकी फैमिली ने पैसे जमा करे और आप दोनों को एक खिलौना चाहिए था, जो खिलौना आपकी फैमिली खरीद कर लेकर आई आपके लिए। अब वो जो टॉय है, वो टॉय आपको भी खेलना है और आपके भाई को भी खेलना है। एक ही टॉय है तो आप दोनों जन को खेलना है। अब उसके लिए आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, आप दोनों फाइटिंग करने लगते हो, तो आपके मम्मी पापा आते हैं और आपको समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, हम अलग अलग एक एक जन के लिए एक एक खिलौना नहीं अफोर्ड कर सकते, विल बाय ओनली वन टॉय, और इसी टॉय के साथ यूल यूल बी प्लेइंग बोथ। तो वहां पे कंपटीशन को अवॉइड कराने के लिए मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि देख, मतलब जो बड़ा बच्चा है या फिर मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है उनमें से, उसको कहते हैं कि देख तू अभी रुक जा, पहले इसे खेल लेने दे, इतने से इतने बजे तक, मान लो 12 से 3 के बीच में ये गेम जो है ये बच्चा खेल लेगा, और 3 के बाद तू खेल लियो। ऐसा है। तो दिस इज द रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब जो भी चीज है उसको पार्टीशन में क्रिएट कर दो कि भाई इतने समय के लिए तू कर और उतने समय के लिए तू कर। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल इन अ जंगल वी हैव अ लायन एंड अ कैट। एक जंगल में लायन भी है और एक बिल्ली भी है। अब आपको पता है कि दोनों कार्निवोर्स है, दोनों मांस खाते हैं, बिल्ली भी मांस खाती है और लायन भी मांस खाता है। तो लायन जो है
वो रियल नेचर के हिसाब से चलेगा। आपको पता है सब विच इज द बेस्ट टाइम टू फीड। दुनिया में सबसे अच्छा समय खाना खाने का दिन होता है। वी शुड नॉट फीड एट नाइट, हमें रात में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात में हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। और वो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है और हमारी बॉडी को ओबीज बनाता है। तो इसलिए रात में नहीं खाना चाहिए। बट आप बताओ, एक ही जंगल है, एक ही जंगल में दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक लायन है और एक कैट है, दोनों का सेम फूड है, दोनों सेम फूड खाते हैं, मतलब दोनों कार्निवोर्स हैं, दोनों हंट करके खाएंगे। आपको पता है ऑब्वियसली स्ट्रांग कौन है? लायन है। तो लायन हंटिंग कर लेगा और वो खा लेगा। तो लायन ने बोला मैं मेरे पर्टिकुलर टाइम पे ही खाऊंगा जब मुझे पसंद है। तो लायन फीड्स ड्यूरिंग नाइट, डे टाइम। और बेचारी बिल्ली को क्या करना पड़ा? वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। बिल्ली ने कैसे कॉम्प्रोमाइज किया? बिल्ली कब फीड कर रही है? दिस कैट इज फीडिंग ड्यूरिंग नाइट। कैट इज नॉक्टर्नल। आप देखोगे अगर ना ध्यान से, तो आप नोटिस करना कि कैट्स जो होते हैं ना, दे आर नेक्स्ट लेवल एक्टिव एट द नाइट। रात में उनकी पूरी बॉडी एकदम एक्साइटेड होती है, स्ट्रांग होती है, उनकी आंखें बहुत ज्यादा डायलेटेड होती हैं, चमक रही होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव कब रहता है? रात में। तो जो ऑर्गेनिजम्स रात में एक्टिव रहते हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, दे आर नॉक्टर्नल। आप देखो ना, आप अपने किचन में चले जाओ, और किचन में जाओगे तो आप देखना आपको कॉकरोचेस दिन में नहीं दिखेंगे, नॉट फाइंड कॉकरोचेस ड्यूरिंग डे टाइम। बट जैसे ही आप रात में जाओ, और रात में 1 बजे जाना जब पूरा सन्नाटा होता है, आप देखना आपके किचन में कॉकरोचेस अगर हैं तो वो पूरा बवाल तहलका मचा कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि नॉक्टर्नल होते हैं, वो रात में एक्टिव होते हैं, वो रात में फीड करते हैं। मेरी साड़ी का बहुत सुंदर लगी ना मम्मी। तो नॉक्टर्नल होता है। इफ टू स्पीशीज compete for the same resource, they could avoid competition by choosing different times of feeding। समय बदल लें अपना खाने का, कि जो सुपीरियर है वो अपने टाइम पे खा ले और इंफीरियर वालों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। तो दे कुड अवॉइड competition by choosing different times of feeding। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its range when the competing species is removed। इसी को बोलते हैं competitive release theory। Now we'll talk about parasitism। What is parasitism? Parasitism has evolved in so many taxonomic groups from higher plants to vertebrates। Many parasites have evolved to be host specific। बहुत सारे parasites, most of the parasites जो होते हैं वो host specific होते हैं। They can parasitize only a single species of host। एक ही species of host को वो parasitize कर सकते हैं। In such a way that both host and parasite tend to co-evolve against each other। In accordance with the life cycles, endoparasites evolved special adaptations such as loss of sensory unnecessary sense organ। ऐसे organisms जो हमारे अंदर के रहते हैं, ऐसे पैरासाइट्स, जैसे कि आपको पता होगा छोटे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, छोटे छोटे सफेद कलर के। तो वो जो कीड़े हैं वो उनकी बॉडी में क्यों है? ताकि वो फूड एब्जॉर्ब कर सके, उनको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। उन कीड़ों के पास unnecessary sense organs नहीं होते हैं। They do not have any adhesive organs or suckers to cling onto the host। Loss of digestive system। मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताओ, हम खाना खाते हैं, वी फीड फॉर द फूड। हम खाना क्यों खा रहे हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम फूड को क्रश कर सके, क्रश करके उसके न्यूट्रिएंट्स को अपने ब्लड में डाल सके। और इसके लिए हमारे पास जो सिस्टम है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से वी हैव कन्वर्टेड द फूड पार्टिकल्स इनटू द ब्लड। मतलब हमारे पास एक पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र से हमने खाने से खून बनाया। अब आप मान लो मच्छर आया और मच्छर ने मेरा खून पिया। तो जब मच्छर मेरा खून पिएगा तो मच्छर को खून बनाने की जरूरत है क्या? मच्छर ने तो डायरेक्टली ब्लड ले लिया ना। तो इसीलिए मच्छर जो है दे नेवर फीड्स ऑन फूड। आप अपने घर पे गुलाब जामुन रखो और उस गुलाब जामुन पे मच्छर आकर लगे और गुलाब जामुन का सारा रस पी जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मच्छर को बनाया ही ऐसा गया है कि वो हमारा खून चूस सके। तो मच्छर जब हमारा खून चूसेगा तो वो डायरेक्टली ब्लड ले रहा है, और वो जब ब्लड ले रहा है तो ब्लड लेकर वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन अचीव कर रहा है। मच्छर को नहीं तोड़ती है, बीवी बीवी भी खूब चूसती है। तो उनके पास किसी डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है।
और वैसे लोगों की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। The life cycles of parasites are often complex, involving intermediate host or vectors to facilitate transfer to the host. For example, Plasmodium vivax। Plasmodium vivax एक ऐसा प्रोटोजोन है जिससे हमें मलेरिया होता है। तो वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को हमारे शरीर के अंदर मच्छर डालता है टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म्स द होस्ट। दे में रिड्यूस द सर्वाइवल। बहुत सारे पैरासाइट्स जो हैं वो सर्वाइवल, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन पे फर्क लाते हैं। मे लीड टू डेथ ऑफ द होस्ट, thus reducing its population density. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. एक सेकेंड।
अब देखो, we'll talk about the types of parasites. The parasites that feeds on the external surface of the host organism, they are called ectoparasites. The most familiar example of these groups are lice on humans and ticks on dogs. हमारे सर में जो जुए होते हैं और कुत्तों पे जो टिक्स लगे होते हैं. Many marine fishes are infested with ectoparasite copepods. Marine fishes पे copepods होते हैं. Cuscata, एक parasitic plant that is commonly found growing on edge plants, has lost its chlorophyll. वो अपना chlorophyll खो चुका है, उसके पास photosynthesis करने की ताकत नहीं है. And lives in the course of evolution. It derives its nutrition from the host plant which parasitizes. We'll talk about brood parasitism. Brood parasitism in birds is a fascinating example in which the parasite bird lays its eggs in the nest of its host bird and lets the host bird incubate them. During the course of evolution, the eggs of this parasitic bird have evolved to resemble the host's egg in size and color to reduce the chances of the host birds detecting the foreign eggs and rejecting them from the nest. Eggs of the parasitic bird, that is Asian coal, hatch before that of its host, common crow. Predation. When we think of predator and prey, most probably it is tiger and deer that readily come to our mind. But a sparrow eating any seed is no less than a predator. Although grazers are animals eating plants classified as herbivores, they are not very different from the predators. तो तीन एग्जांपल हो गए, टाइगर एंड डियर, स्पैरो एंड सीड, स्पैरो ईटिंग सीड, एंड grazing animals eating grasses. Predators play important role. Predators play important role. They keep prey populations under control. Without them, prey species would reach very high population densities and cause ecosystem instability. Right? अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिडेशन. तो पहला है कि ये प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, वरना प्रे पॉपुलेशन का स्पीशीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. इन एब्सेंस ऑफ फ्रॉग्स लोकस्ट का नंबर बढ़ जाएगा एंड बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो लॉस हो जाएगा. Biological control methods adapted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. Predators also helps in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. When certain exotic species are introduced accidentally and intentionally into a new geographical area, they become invasive. अगर कोई स्पीशीज एक्सोटिक स्पीशीज मतलब जो किसी उस जगह का नहीं है, उसको आप वहां लाते हो और इंट्रोड्यूस करते हो, तो उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बिना नेचुरल प्रेडेटर के एब्सेंस में. एग्जाम्पल जिब्रा मसल्स जो है, म्यूसिल्स इन द इंटरटाइडल जोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. If a predator overexploits its prey, then the prey might become extinct, and following it, the predator will also become extinct for lack of food. This is the reason why predators in nature are what prudent. Prudent nature का मतलब होता है जब भूख लगेगी तभी वो शिकार करेंगे, वरना वो शिकार नहीं करेंगे. वरना अगर ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, ओवर एक्सप्लॉइट करना मतलब जरूरत से ज्यादा उन्हें करना. तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा अगर एक्सप्लॉइट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. वो प्रूडेंट नेचर के होते हैं. Prey species has evolved various defenses to reduce the impact of predation. It is a kind of evolutionary arms race, better camouflage for concealment, faster speed for escape, or prey for the prey, and predator has to counter this by its own means. Some species of insects and frogs are encryptically colored, that is camouflage. बचते कैसे हैं? तो ऑर्गेनिज्म प्रिडेशन से बचते कैसे हैं? तो कैमोफ्लाज कर लेते हैं, या फिर कैमोफ्लाज कर लेंगे या कलर चेंज कर लेंगे. द एक एग्जांपल है, कुछ पॉइजन लाते हैं. पॉइजन मोनार्क बटरफ्लाई एग्जांपल. द मोनार्क butterfly is highly distasteful to its predator because of the special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. वो एक जहरीला पत्ता खाता है जिससे उसके अंदर वो आता है.
और प्लांट्स प्लांट्स कैसे बचेंगे? हाउ डू दिस प्लांट्स विल सरवाइव, या फिर विल प्रिवेंट प्रिडेशन, विल एस्केप फ्रॉम प्रिडेशन? तो herbivores are the predators. Plants therefore have evolved variety of morphological and chemical defenses against herbivores. For example, वो thorns बना लेते हैं कैक्टस में। स्टेम मॉडिफाई कैक्टस और एकेसिया में स्टेम मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है? कांटा। Are the most common morphological means. Many plants produce and store chemicals that make herbivores sick. बहुत सारे प्लांट्स जो है वो क्या बहुत सारे प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल और स्टोर करते हैं, जो क्या करता है? हर्बीवोर्स को सिक बनाता है, मतलब बीमार करता है। When chemicals produced are eaten, they inhibit feeding or digestion of predation and interrupt reproduction or even kill it. Calotropis growing in an abundant fields produce highly poisonous cardiac glycosides. That is why you never see any cattle or goats browsing on this plant. A wide variety of chemical substances that we extract from a plant on a commercial scale, for example, nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc., are secondary metabolites produced by them actually as defenses against grazers or browsers. We'll talk about commensalism. Commensalism is what? This is the interaction in which one species benefits and the other one is neither harmed nor benefited. An orchid growing as an epiphyte, a branch of mango tree, will get benefit while the mango tree derives no benefit. The cattle grate and grazing cattle in close association is an example of commensalism. Cattle grate, देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या है कि एक मेंबर, दूसरा न्यूट्रल है। एक बेनिफिट और दूसरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल को जीरो से दिखाता है। तो कमेंसलिज्म का पहला एग्जाम्पल जो है वो है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री मैंगो ट्री पे ऑर्किड ग्रो करता है। ऑर्किड, तो ऑर्किड का फायदा होता है मैंगो ट्री पे जब ग्रो करता है, उसको फोटोसिंथेसिस करने मिलता है, और मैंगो ट्री को कोई बेनिफिट नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल है कैटल एंड कैटल इग्रेट। कैटल एंड कैटल ईग्रेट मतलब क्या? आप देखोगे तो जहां जहां आपको गाय भैंस दिखेंगी, गाय भैंस क्या करती हैं? घास को ऐसे पुल करके खाती हैं। तो गाय भैंस जब घास को पुल करती हैं तो सॉइल में प्रेजेंट कीड़े, सॉइल में प्रेजेंट इंसेक्ट्स उन्हें मिल जाते हैं, और ये कैटल ईग्रेट्स इन इंसेक्ट्स को आकर खा लेते हैं। इसमें कैटल का तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कैटल ईग्रेट का फायदा हो गया। एक और एग्जांपल है, क्या है? सी एनिमन। Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging cells, tentacles, and clownfish that lives among them. The fish gets protection from predators which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. Anemone को clownfish animal जो है, जैसे कि मान लो सी एनिमन आपको दिखेगा ना, तो सी एनिमन का बॉडी ऐसा है, बहुत सारे ऐसे टेंटेकल्स हैं, और इन टेंटेकल्स के नीचे आकर कौन छुप जाता है? क्लाउन फिश। जब क्लाउन फिश छुप जाता है तो वो सी एनिमन जब खुद को बचाते हैं तो उनको भी बचा लेते हैं, क्योंकि वो उनके नीचे ही होते हैं। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटेकल्स। द एनिमन डज नॉट अपीयर टू derive any benefit by hosting the clown। ये पूरा चैप्टर रिपीटेड है, एनसीईआरटी में नोट्स में सब लिखा है बच्चों। चैप्टर इस तरीके से खत्म हुआ अपना। चैप्टर डन, राइट?
हेलो, एनी डाउट्स? नो सर। क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करो डाइजेस्ट से इसके। ठीक है, हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।